नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को समझेंगे। इस बारी की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। ये जजमेंट आई है 10 जनवरी 1939 को। ये फैसला प्रीवी काउंसिल का है। अभी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में एग्जिस्टेंस में आया था। इससे पहले फेडरल कोर्ट होता था। 1937 से लेकर 1950 तक फेडरल कोर्ट होता था। तो फेडरल कोर्ट के टाइम पे फेडरल कोर्ट के फैसले और बाकी सब हाई कोर्ट के फैसले, जैसे उस टाइम बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद, पटना, लाहौर हाई कोर्ट, इनके फैसले प्रीवी काउंसिल में अपील पर जाया करते थे। तो प्रीवी काउंसिल अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसको जुडिशियल काउंसिल ऑफ जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल बोलते हैं। ये बॉडी ऑफ एडवाइजर कहा जाता है। इसमें 5 लोग बैठते हैं जिनको बोर्ड कहा जाता है। तो ये प्रीवी काउंसिल का फैसला है 1939 का, 10 जनवरी 1939 का। ये केस लैंडमार्क क्यों है? इस केस में 2 चीजों के लिए केस लैंडमार्क है। पहली चीज, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है? यूजुअली हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। हियर से एविडेंस क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि मैंने किसी को खून करते हुए देखा है, तो वो मैंने डायरेक्ट एविडेंस, वो मेरा खुद का देखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी ने मुझे बताया है कि किसी का मर्डर हुआ है, तो वो हियर से एविडेंस हुआ कि किसी और ने मुझे बताया है। तो हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। अब और डाइंग डिक्लेरेशन में, ये डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट इसके पहले हिस्से में है। ये एक्सेप्शन है हियर से एविडेंस की। अब क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन देने वाले को आप क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई गवाही देता है उसको दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिन करे, तभी उसको पूरा एविडेंस समझा जाता है। तो सेक्शन 32(1) इसके लिए ये लैंडमार्क है केस। दूसरा, कन्फेशन के लिए लैंडमार्क है। तो 1939 का केस अभी भी वो लैंडमार्क है। इस केस में हुआ क्या था वो समझ लेते हैं एक बार। एक इंसान की बॉडी 23 मार्च 1937 को, 23 मार्च 1937 को पूरी रेलवे स्टेशन के कंपार्टमेंट के डिब्बे में एक स्टील के बॉक्स में मिलती है। 7 टुकड़े उस बॉडी के किए हुए हैं। कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। कुछ दिनों के बाद, और इस इंसान का नाम कुर्री नाकाराजू है, जिनकी मृत्यु हुई है। इनको हम राजू के नाम से बुला लेते हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। तो कुर्री नाकाराजू, इनकी डेड बॉडी एक स्टील के बक्से में 7 टुकड़ों में काटी हुई पूरी रेलवे स्टेशन पर मिलती है। कुछ दिनों के बाद वाइफ आइडेंटिफाई करती है बॉडी। वाइफ बताती है कि ये 20 मार्च को गए थे घर से, और 23 मार्च को देखो इनकी बॉडी मिलती है। अब यही सारा केस है कि बॉडी किसकी तरह, मर्डर किसने किया। 4 अक्यूज हैं स्टार्टिंग में। पकाला नारायण स्वामी, उनकी, इनको स्वामी बोल लेते हैं हम, स्वामी की वाइफ, वाइफ के हस्बैंड, पकाला नारायण स्वामी की वाइफ के हस्बैंड, और इनका एक क्लर्क, ऑफिस के क्लर्क। तो 4 अक्यूज के खिलाफ केस चलता है। 120 बी आईपीसी, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। 302 मर्डर, इसमें डेथ सेंटेंस दी गई है। और 201 इसमें एविडेंस छुपाने का क्राइम होता है, क्योंकि ये मर्डर का केस है और इसमें एविडेंस छुपाने के लिए 7 साल तक की सजा होती है। तो डेथ सेंटेंस मिली है सिर्फ पकाला नारायण स्वामी को, बाकी 3 लोगों को एक्विट कर दिया गया है। ये केस जो है वो पटना हाई कोर्ट से अराइज हुआ है। पहले सेशन कोर्ट ने मौत की सजा दी, फिर पटना हाई कोर्ट ने उसको अफर्म किया, फिर ये प्रीवी काउंसिल पे गया था फैसला। तो इन 4 लोगों के खिलाफ ये केस चला और सिर्फ पकाला नारायण स्वामी को अक्यूज समझा गया है। जो राजू हैं, उनकी वाइफ, राजू जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी वाइफ ने कोर्ट में 4 लेटर्स दिखाए, ये बताने को कि काफी साल पहले जो जिनकी मृत्यु हुई है राजू, उनके अक्यूज की वाइफ के साथ भी कुछ रिलेशन रहे हैं। वो 4 लेटर कोर्ट ने नहीं माने। अब इसके बाद ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट पे 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3,000 रुपए, लगभग उस 1939 के हिसाब से 3,000 रुपए, ये अक्यूज की वाइफ ने उधार लिए हैं अलग अलग टाइम पे। और इसको प्रूव करने के लिए 50 लेटर डिसीज राजू के घर में मिले हैं और कुछ नोट्स मिले हैं। तो इस पे डाउट नहीं है कि पैसे लिए हैं। अब 20 मार्च को जिनकी मृत्यु हुई है राजू, वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक लेटर आया है एक्यूज की वाइफ से कि आके आप पैसे ले जाओ, तो मुझे बहरमपुर जाना पड़ेगा। बहरमपुर
उड़ीसा में है, पुरी भी उड़ीसा में है जहाँ से बॉडी मिली है। बहरमपुर और उड़ीसा के बीच में लगभग 200-180 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जिनकी मृत्यु है वो एक और जगह पे रहते हैं, पर ये उड़ीसा का ही घटना है सारी। तो 20 मार्च को वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि उनके पास एक लेटर आया है जिसमें एक्यूज्ड की वाइफ, स्वामी की वाइफ ने लिखा है कि आके वो अपने पैसे ले जा सकते हैं। तो उनके पास वो जा रहे हैं। यही ये स्टेटमेंट, इसी पे ही ऑब्जेक्शन है कि ये एडमिसिबल है कि नहीं। इस पे हम बाद में आएंगे, ये इस पे ऑब्जेक्शन किस बात से है। अब वो 21 मार्च को बहरमपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी इन्होंने, और 23 मार्च को पुरी में इनकी डेड बॉडी मिलती है। यही सारा केस है। पुलिस को कुछ दिनों तक कोई सुराग नहीं मिलता और इन चारों पर शक नहीं होता 4 अप्रैल तक। 4 अप्रैल को पुलिस इन लोगों के हिरासत में लेती है। 7 अप्रैल को पुलिस इनके घर में फिर से छानबीन करने जाती है। वहां उनको खून से सने हुए कुछ कपड़े मिलते हैं। ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हुए जो 7 अप्रैल को हुआ। और इस एक, एक, एक इनके खिलाफ और एविडेंस क्या है, ये तो मेन स्टोरी है। इनके खिलाफ एविडेंस ये था कि एक संदूक बनाने वाले की दुकान है, उसने बताया कि 22 मार्च को उसको ऑर्डर मिला एक बड़ा सा संदूक बनाने का, बड़ा सा बॉक्स बनाने का, जो कि एक्यूज्ड के धोबी ने ऑर्डर किया था। तो जब नेक्स्ट डे इन्होंने बना के दिया, दुकान वाले ने बड़ा सा संदूक, उन्होंने कहा कि काफी बड़ा है, तो थोड़ा छोटे साइज का वो लेके गए थे। और सुबह एक जेत का समझ लो घोड़ा गाड़ी, 23 की सुबह एक जेतका वाले ने इस अक्यूज्ड को एक बड़े से बॉक्स के साथ स्टेशन जाते हुए देखा था। स्टेशन छोड़ा था, बॉक्स भी साथ में था। एक गवाह ने ट्रेन में बॉक्स रखते हुए देखा है। तो ये इन 3 लोगों ने इस इंसान को बॉक्स के साथ जाते हुए रेलवे स्टेशन देखा, और फिर ये बॉक्स उन्होंने रेलवे स्टेशन में डब्बे पे रख दिया है। और एक्यूज ने भी माना कि 21 मार्च की शाम को जो डिसीज्ड है, जो राजू है, वो उनके घर पे आए थे और वो बाहर वाले कमरे में रुके थे, और वो 22 मार्च की शाम को चले गए थे। और 22 मार्च को ये अक्यूज भी किसी और इंसान से मिलने ट्रेन से चले गए थे। अब ब्लड स्टेन कपड़े पुलिस को भी मिले थे, वो 7 अप्रैल को, वो कोर्ट ने नहीं माना है। अब पहला सवाल कि जो मृत इंसान ने अपनी वाइफ को स्टेटमेंट दी थी, क्या वो एडमिसिबल है सेक्शन 32(1) इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। 32 सेक्शन 32 का पहले हिस्से में डाइंग डिक्लेरेशन कहा गया है। तो क्या इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन समझ सकते हैं। अब कानून क्या बोलता है, 32(1) कहता है कि स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और cause or of the circumstances of the transaction which resulted into his death। तो पहले पार्ट में तो ये नहीं है कि कॉज ऑफ डेथ तो नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन क्या ये सर्कमस्टांसेस बता रही है उस ट्रांजैक्शन के जिससे डेथ हुई है। और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये भी कहा गया है कि उस जरूरी नहीं है कि उस इंसान को लग रहा हो कि उसकी मौत होनी है। तो इस केस में भी लग नहीं रहा था। तो जिस भी केस में उस इंसान की कॉज ऑफ डेथ का सवाल आएगा, जिस भी केस में, उसमें 32(1) इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस इंसान ने क्या वो ट्रांजैक्शन बताई थी उन सर्कमस्टांसेस की। तो कोर्ट ने इसको एडमिसिबल, इसको माना है एविडेंस के तौर पे। इसमें उन्होंने कहा, प्रीवी काउंसिल ने कहा, प्रीवी काउंसिल में 5 लोग होते हैं और ये लॉर्ड एटकिंस ने ये जजमेंट लिखी थी। इनको बोर्ड कहा जाता है। तो प्रीवी काउंसिल ने कहा कि एडमिसिबल है क्योंकि इंसान बता रहा है कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ और उसी जगह पे उनकी बाद में मृत्यु हुई है, उन लोगों के पास जा रहा हूँ जिन पर शक है, और इस इंसान का फिर डेड बॉडी मिलती है। तो इसको कोर्ट ने एडमिसिबल किया है। अब दूसरा सवाल कि जो स्टेटमेंट है अक्यूज की, क्या उसको कन्फेशन समझा जाए। अब उस टाइम पे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 होता था, अभी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है। उसमें तब सेक्शन 162 में, अभी भी 162 में कहा गया कि जब भी पुलिस आपसे कोई स्टेटमेंट लेती है तो आपको साइन करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके खिलाफ एविडेंस में यूज नहीं की जा सकती। और हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के ही सेक्शन 25, 26, 27, 25 में कहा गया है कि पुलिस को दिए गए में आप अगर अपना क्राइम कबूल करो तो वो एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। 26 में पुलिस कस्टडी में अब किसी और को भी दो, उसको भी आपके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता अनलेस उसको मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो। 27 में कहा गया है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन है, कि आपने कोई नई
कोई फैक्ट डिस्कवर किया है, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, सिर्फ उस उतनी चीज़ यूज़ हो सकती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं कहूँ कि मैंने किसी का मर्डर किया है, वो मेरे खिलाफ यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहूँ कि मैंने एक चाकू जो नदी के किनारे पे पत्थर के नीचे छुपा रखा है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे खिलाफ यूज़ हो सकती है सेक्शन 27 में। तो कोर्ट ने पहले तो बताया कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन होता है कि जब इंसान कोई अपना कि मानने कि उसने ऑफेंस किया है, या उन फैक्ट्स को माने जिनसे वो ऑफेंस बन रहा है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स दैट ऑफेंस। तो या तो वो ऑफेंस माने, या उन फैक्ट्स को माने जिनसे वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि कन्फेशन और इसको हम एडमिसिबल नहीं करेंगे, तो इस एविडेंस को नहीं मानना है। उसकी जो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने वाइफ को कि मैं उनके घर जा रहा हूँ, वो मानी है उन्होंने। अब आगे प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा कि जो अगर हम कन्फेशन को ना भी माने, और इस कन्फेशन के हिसाब से उस अक्यूज ने भी एडमिट किया है कि कम से कम वो घर पे तो आया ही है। कोर्ट ने इनसे पूछा अक्यूज से कि आपको क्या लगता है कि बाकी गवाह जो हैं वो आपके खिलाफ क्यों गवाही देना चाह रहे हैं, वो कैसा क्यों बोल रहे हैं कि वो आपको अक्यूज क्यों बना रहे हैं। तो इसका उनके पास कोई अच्छा आंसर नहीं था, और उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो ज़्यादा जील या ज़्यादा जोश में आके बस मेरे खिलाफ केस कर रही है। अब आगे प्रीवी काउंसिल ने किस आधार पर अपना फैसला दिया कि ओवरवेलमिंग एविडेंस है जिससे इनको कन्विक्ट किया जा सकता है। पहला तो ये कि क्योंकि जब हम स्टेटमेंट को मान रहे हैं एडमिसिबल है, डाइंग डिक्लेरेशन को, क्योंकि उससे ट्रांजैक्शन का पता चल रहा है, उन सर्कमस्टांसेस का। क्योंकि उस अक्यूज ने कहा कि वो जा रहा है, उधार लिए हैं, वो लेटर्स, वो 50 लेटर जिनसे पैसे लिए हैं 3000 रुपये, वो प्रूव हो रहे हैं, उन पे डाउट नहीं है। अक्यूज की वाइफ ने लिए थे, क्योंकि अब अक्यूज ने स्टेटमेंट दी है कि वो घर जा रहा है, ये पक्का मान लिया है। ट्रंक जो मिला है वो ट्रंक वाले ने पहचान लिया था कोर्ट में कि वही ट्रंक है। जिस घोड़ा गाड़ी वाले ने, जिस जेट का ने छोड़ा था, उसने पहचान लिया। एक इंसान ने स्टेशन पे उनको बॉक्स रखते हुए देखा, उसने पहचान लिया। फिर प्रीवी काउंसिल बोलते हैं कि 12 घंटे पहले उन्होंने ट्रंक लिया है, ट्रंक ट्रेन में रखा है, सुबह जब गए हैं ट्रंक के साथ, ये पहचाना गया है। ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है इनको कन्विक्ट करने के लिए, और प्रीवी काउंसिल ने उनको गिल्टी ठहराया और उनकी सेंटेंस कंफर्म की। तो ये थी हमारी इस वीडियो की लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें हमने पक्काला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। किंग एम्परर इसलिए होता है, जैसे अभी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ बिहार या यूनियन ऑफ इंडिया को एक पार्टी बनाते हैं, उस टाइम पे किंग एम्परर, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, किंग एम्परर को पार्टी बनाते थे। तो दो चीजों के लिए लैंडमार्क है फैसला। अब कोई भी एविडेंस एक्ट की बुक उठाएंगे तो जब भी डाइंग डिक्लेरेशन की बात होगी, ये पक्काला नारायण स्वामी का केस जरूर मेंशन होता है। तो पहला डाइंग डिक्लेरेशन, कि सिर्फ कॉज ऑफ डेथ वाली स्टेटमेंट को ही हम डाइंग डिक्लेरेशन ना समझें, बल्कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जो उस ट्रांजैक्शन को बताएं, उसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन समझेंगे। दूसरी चीज है कन्फेशन, कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन इज in which an accused admits an offense or at any rate substantially admits those facts which constitute an offense। तो इन दो चीजों के लिए फैसला लैंडमार्क था। हम अगले वीडियो में एक और लैंडमार्क जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।